अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लॉ इन। आज जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964। उसमें जो है हम किस तरह से उसको डील करते हैं और फैमिली कोड को किस तरह से डील करेंगे और उसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या है और उसके साथ साथ जो है उसको किस तरह से प्रोसीजर करती है कोर्ट्स, वो सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो एक्ट है 18 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश किया गया द होल एक्सटेंट पाकिस्तान की जो है और हर जगह पे ये इस्टेब्लिश किया गया। उसके साथ पहले हम सेक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड फैमिली कोड एक्ट 1964। ये जो है हमारा फैमिली कोड है जिसमें 1964 के बारे में बयान किया गया है। इसमें सबसेक्शन 2 है, इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ द पाकिस्तान। ये जो है पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड किया गया है। पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर इस चीज को जो है एक्सटेंड किया गया और हर प्रोविंस के अंदर हमारे एक फैमिली कोड होगी और उसको आगे कैसे होगी वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 3 है, इट शेल कम इनटू फोर्स in such area or areas that on such date or dates as the government made by notifications in the official gazette specify on this behalf। ये जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होगा जिसमें जो है जितने भी एरियाज हैं, जिस एरिया में इनकी नीड है वहां पे जो है फैमिली कोड बनाई जाएगी। सबसेक्शन 4 है, नथिंग इन दिस section shall apply any suit or any application under Guardian Works Act 1890 pending for trial or hearing any court immediately before the coming into force of this act, and all suits and applications shall be heard and disposed of as if this act was not in force। इससे क्या मतलब है? इसका ये सिंपली मतलब है कि जो आपकी बिफोर इस एक्ट से पहले जितने भी आपके ट्रायल्स चल रहे थे उस पे आप इनको फोर्स नहीं कर सकते। जितने भी एक्ट थे उसमें यह था कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, गार्जियन एडवर्ट चल रहा है, अब वहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये लॉ आ गया, इसको हम इम्प्लीमेंट करके आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन यही कह रहा है कि आप जो है उसी को आप पिछले जैसे केसेस को चला रहे थे उसी तरह से उस केस को डील करेंगे। सेक्शन 5 any suit or any application under the Guardians and Wards Act 1890 which was pending for trial and hearing in any court immediately before coming into force of this act and court established under this act shall notwithstanding anything to contrary contained in any law on petition made in it on behalf of by any party, the suit or application be tried and heard by such court from the stage at which such suit or application had reached at the time of its dismissal। इसका यह मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसा ये फोर्स आ गया और उससे पहले जो ट्रायल चल रहा था उस पे इन्होंने कह दिया कि भाई अब जो है इस केस को हम नहीं चला रहे, इस केस को आप फैमिली कोर्ट्स में लेके जाएं, तो उसमें ये होगा कि जहां से उसने डिसमिसल कर दिया है, जहां पे उसने उसको डिसमिस कर दिया, डिस्पोजल ऑफ कर दिया है, वहां से उसी स्टेज से फैमिली कोर्ट में ये केस चलेगा। उन्होंने जब कहा कि आपको जो है बिफोर गार्जियन वार्ड से उसने केस डिस्पोज कर दिया कि भाई अब हम इसको नहीं चला रहे, उसको जो है अब फर्दर प्रोसीड करेंगे फैमिली कोर्ट्स के अंदर, तो वहां से जिस स्टेज पे उन्होंने छोड़ा है उसी स्टेज से जो है इसको आगे शुरू कर देंगे। अब जो है हमारा सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस में सिंपली ये होता है कि जितने भी वर्ड दिए गए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा वर्ड है, जो भी वर्ड गिविंग है इसमें उसी वो वर्ड्स अगर आगे जाके एक्ट में यूज होते हैं तो उसी के जो माने हैं, मतलब है, वो हम वही लेंगे जो डेफिनेशन क्लॉज में दी गई है। अब उसको हम फर्दर पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज को। In this act, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have meaning hereby respectively resigned to them, that is to say, arbitration council and chairman shall have the meaning respectively assigned to them in the Muslims Family Law Ordinance 1961। अब जो है 1961 में ऑर्डिनेंस में आर्बिट्रेशन काउंसिल्स की बात की गई थी चेयरमैन की। असल में बेसिकली होता ये है कि इसका सिंपली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मियां बीवी के बीच में जो है वो डिस्प्यूट हो गया, मियां बीवी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ है, जो तनाज़ा चल रहा है। अब वहां का जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है वो इसको मतलब चेयरमैन
उसको डील करेंगे। लेकिन मियाँ और बीवी के जो तरफ से उनको एक आर्बिट्रेटर चाहिए जो उनको उनकी जो है उनकी तरफ से वो आके उनको उनकी आगे जाके बात पहुंचाए कि इसमें क्या हुआ था। उसमें जो है आर्बिट्रेशन, जब ये चीजें होती है, एक आर्बिट्रेटर्स आ गए, हस्बैंड की तरफ से एक आर्बिट्रेटर होगा वाइफ की तरफ से, और वो चेयरमैन को सुनाएंगे। तो वो फिर वहां से जो बनती है वो बनती है आर्बिट्रेशन काउंसिल हो जाती है, उसको हम आर्बिट्रेशन काउंसिल कहते हैं। फैमिली कोर्ट्स मींस अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। और फैमिली कोर्ट्स जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं इस फैमिली एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट मींस प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब यहाँ से जो गवर्नमेंट का मतलब होता है वो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है उसी को जो है हम गवर्नमेंट कहते हैं। और डी जो है वो है पार्टी shall include any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of a dispute and whom the family court aids as a party to such dispute। अब पार्टी का मतलब ये होता है कि कोर्ट के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आपका चल रहा है, वहां पे जो है आपका प्लेंटिफ भी पार्टी है, डिफेंडेंट भी पार्टी है, और वो हर वो बंदा जो इस केस के रिलेटेड आ गया, फॉर एग्जाम्पल विटनेस आ जाता है, तो उसको भी हम पार्टी तौर ही कहते हैं। तो इस एक्ट में पार्टी की ये माने हैं। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जितने भी डेफिनेशंस दी गई हैं प्रिस्क्राइब इस रूल के अंदर, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट बट नॉट हियर इन डिफाइंस shall have the meanings respectively assigned to them in the Code of Civil Procedure 1908। अब इसमें इस जो है इसका क्या मतलब है, सबसेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है, उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो इस एक्ट में नहीं लिखा गया डिफाइन डेफिनेशन क्लॉज में, हम उसको जो है अगर वो आगे वर्ड वो यूज होता है तो उसको जो है हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाला वर्ड यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे इस एक्ट के तहत। हमारा सेक्शन है 3 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स। अब कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, कोर्ट जो है वो अपना काम कैसे करती है, ये सेक्शन 3 में दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश वन और मोर फैमिली कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट or at such other place or places it may deem necessary and appoint a judge for each and such courts। जो है वो गवर्नमेंट को एक नेसेसरी लग रहा है कि जहाँ पे जो है वो कोर्ट हमें दी जाए, डीम फिट की जाए, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे कोर्ट होना लाजमी है वो वहाँ पे कोर्ट को लगाएगी और हर एरिया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट होगा। उसमें जो है प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट वन फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट shall be presided over the woman judge to be appointed within the period of 6 months or within such period as the federal government may on request of provisional government extend। अब इसमें ये है कि जहां फैमिली कोर्ट होगी वहां पे जो है एक वुमेन जज होगी, उनको जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। उनको 6 मंथ के जो पीरियड के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि आगे इनको एक्सटेंड किया जाए तो उनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब जो है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। अ वुमेन जज मे बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट एंड सच केसेस वुमेन जज मे सिट और डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस और ईदर डिस्ट्रिक्ट जज एज प्रोविजनल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। अब एक वुमेन जज से भी ज्यादा जजेस हो सकती हैं और वो वहां पे बैठ के उस केसेस को चला सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वहाँ फैमिली जो कोर्ट्स बैठेंगे और वहां पे जो है एक वुमेन उससे ज्यादा जो है उस केस को डील कर सकती है। सबसेक्शन 3 है द गवर्नमेंट शेयर इन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट एज मेनी वुमेन जजेस मे नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। अब जैसे सबसेक्शन 1 की हमने बात की कि जो है वो कोर्ट जो है वो जहां उनको लगेगा फिट वो वहां पे कोर्ट बनाएगी। तो इस तरह से जो है हाई कोर्ट के पास ये इख्तियारात भी है कि वो एक से ज्यादा खवातीन जो है जजेस उनको वहां पे वो तैनात करेंगे और उसके साथ साथ जो है उनकी जगह देखेंगे कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठते हैं फैमिली कोर्ट्स होती है वहां पर उनको अपॉइंट कर देंगे जैसे वो केसेस को सुने। अब हमारा सेक्शन है सेक्शन 4 द क्वालिफिकेशन ऑफ जज।
जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ फैमिली कोर्ट अनलेस ही is or has been qualified to be appointed as district judge and additional judge. Civil judge are qazi appointed under दस्तूरुल अमल दीवानी रियासत कलम। अब क्वालिफिकेशन ऑफ जज की ये क्वालिफिकेशन होती है कि उनको जो है बतौर एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वो उनकी क्वालिफिकेशन हो, और जो है वो सिविल जज की जो उनकी क्वालिफिकेशन के साथ हो, और उसको उतना इल्म हो जितना डिस्ट्रिक्ट जज को होता है, उसकी वो क्वालिफिकेशन हो, उस पे जो है वो एक फैमिली जज वहां पे अपॉइंट होते हैं। प्लेस ऑफ सिटिंग्स सेक्शन 6 है हमारा, सब्जेक्ट टू एनी जनरल आर स्पेशल ऑर्डर टू गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ ऑफ फैमिली कोर्ट शेल होल्ड इट्स सिटिंग ऑन at such place or places within district area or which is established as may specified by district judge। अब उनकी सिटिंग वहाँ होगी जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, या फिर वहाँ पर जो है उनको तैनात किया जाएगा जहाँ पे उनको एरिया डीम फिट किया जाता है, जैसे हमने जो है फर्स्ट क्लॉज में हमने उसको डिस्क्राइब किया। अब ये चीजें जो है हमने डिस्क्राइब कर ली, और अब हमारा जो है सेक्शन 7 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम कहाँ कर सकते हैं, इसमें जो है शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के तहत हमारी जुरिस्डिक्शन क्या होगी और किस जुरिस्डिक्शन के तहत जो है हम इस केस को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और फैमिली जजेस में वो हम लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि मैंने सेक्शन 5 को डिस्क्राइब नहीं किया जो हमारी जुरिस्डिक्शन है। अब उसकी जुरिस्डिक्शन में, अब उस जुरिस्डिक्शन में हम कौन से केसेस लेके आ सकते हैं फैमिली कोर्ट इस एक्ट के तहत। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, डोवर हो, मेंटेनेंस हो, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन हो, गार्डियनशिप हो, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज हो, डॉवरी हो, ये वो सेक्शंस हैं जो इस जुरिस्डिक्शन के तहत हम फैमिली कोर्ट में लेके आ सकते हैं। अगर उनमें से इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है तो वो इस फैमिली एक्ट में फॉल नहीं करेगा, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है। और सबसे पहले हमें ये ख्याल में जहन में रखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये फैमिली कोर्ट में फॉल कर रही है इन जो शेड्यूल 1 में दी गई चीजें हैं। अगर वो इसमें फॉल कर रही हैं तो उसके बाद जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे। और अब है सेक्शन 7, अब हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट पढ़ लिया, और उसके बाद हमें ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हम सूट को कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। एवरी सूट बिफोर अ फैमिली कोर्ट शेल बी इंस्टीट्यूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट आर इन सच अदर मैनर एंड इन सच कोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बिफोर जैसे हम इंस्टीट्यूट के लिए आते हैं, कोई मैटर हुआ है जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मेंटेनेंस है, या गार्डियनशिप है, या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, कुछ भी है, उसके लिए जब हम कोर्ट में आएंगे तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हमें पता होना चाहिए कि हमने सूट फाइल करना है, वो किस तरह से करना है। सबसे पहले हम प्लेंट तैयार करेंगे, प्लेंट तैयार करेंगे, और उसमें जो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है, द प्लेंट shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain schedule giving number of witness intended to produced in support of plaintiff, names and addresses of witnesses and brief summary of fact to which they would dispose। अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमने एक प्लेंट तैयार किया। प्लेंट में जो है हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि हमारे साथ मसला क्या हुआ और हम जो है क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे पास नंबर ऑफ विटनेसेस हैं, अगर नंबर ऑफ विटनेसेस हैं जो हमें लगता है कि हमारे केस को हमारे प्लेंट में बेहतर फायदेमंद है, हम उसमें जो है नंबर ऑफ विटनेसेस मेंशन करेंगे प्लेंट के अंदर, और उनका नाम, उनका एड्रेस, वो जहां रहते हैं, और किसी भी स्टेज पे हमें विटनेसेस की जरूरत पड़ती है तो हम उनको बुला सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हमें जब भी प्लेंट तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम ये चीजें हम देखेंगे। उसमें जो है प्रोवाइडेड दैट प्लेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे कंटेन्स ऑल क्लेम्स रिलेटिंग डॉवरी, मेंटेनेंस, डॉवर, पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड
राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देयर चिल्ड्रन। अब जो है जब भी हम प्लान तैयार करेंगे तो इसमें सारी चीजें मेंशन करेंगे कि हमें जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए, बच्चों की कस्टडी चाहिए, टू द पॉइंट बात करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो उसमें जो है वो मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हम क्यों चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। सबसेक्शन 3 है when the plaintiff sues or relies upon documents in his position of power, he shall produce it in court when the plaintiff is presented and shall at the same time deliver the document or copy thereof to be filed with the plaintiff। हमने अभी कोई भी प्लेन तैयार की तो सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट्स देंगे जो हमारी कस्टडी में, हमारे पास है, हमारी पावर में है। अगर उसने जो है डॉलर अमाउंट लिखा है तो डॉलर अमाउंट कहाँ लिखा है वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों की कस्टडी है, उनकी फीस का मसला है तो वो बच्चों की फीस और रिसिप्ट हमारे पास एज अ डॉक्यूमेंट्स मौजूद होनी चाहिए ताकि जो है वो हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। क्लॉज सबसेक्शन 3 का क्लॉज 2 है वेयर द लाइज आर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट in his possession in power as evidence in support of his claim, he shall enter such documents in the list to be appended to plaintiff। अगर फॉर एग्जांपल उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो उनकी लिस्ट बना के लिखेगा कि भाई ये लिस्ट थी, ये हमें जो है चीजें चाहिए। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 है द plaintiff shall be accompanied by as many duplicate copies thereof including schedule and list of documents referred in subsection 3 there are defendants in suit for services upon defendants। जितनी भी हमारे पास उनकी कॉपीज है उनकी डुप्लीकेट कॉपीज हमारे पास होनी चाहिए, वो भी हम प्लेन में जो है वो अपनी तैयार करेंगे ताकि वो डिफेंडेंट को दे सकें। इसमें एक चीज और है कि जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपीज बनेंगी। फॉर एग्जांपल 2 डिफेंडेंट है तो आप 2 सेट बनाएंगे, दोनों डिफेंडेंट्स को एज अ सर्विसेज आप नोटिस फॉरवर्ड करेंगे। सर्विसेज नोटिस का ये होता है कि आपने जो है प्लेन तैयार कर ली और आपने प्लेन जो है वो फॉरवर्ड करनी है तो उस प्लेन को फॉरवर्ड करने के लिए आप नोटिस करवाते हैं। उस नोटिस में थ्रू कोरियर भी करवा सकते हैं, थ्रू वेरिफ भी करवा सकते हैं। जो सीपीसी के जो है सेक्शन 7 प्लेन में वो सारी चीजें मौजूद हैं तो उसके तहत जो है हम उनको प्लेन फॉरवर्ड करेंगे और साथ में वो कॉपीज जो है हम उनके साथ अटैच कर देंगे। तो बाद में ये है कि डिफेंडेंट ना कहे कि मुझे जो है वो कॉपी रिसीव नहीं हुई और मैंने जो उसकी डब्ल्यूएस तैयार नहीं किया, रिटन स्टेटमेंट मैंने तैयार नहीं किया और मुझे वो कॉपीज रिसीव ही नहीं हुई जो बेटर था। तो वो आपने जो है उसकी डुप्लीकेट फोटोकॉपीज बना के साथ अटैच कर देंगे नोटिस के थ्रू। सेक्शन 8 है इंटीमेशन ऑफ डिफेंडेंट्स व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू फैमिली कोर्ट नॉट मोर देन 30 डेज फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट्स। अब आपने जो है वो सेक्शन 7 के तहत आपने जो है प्लेंट तैयार कर दी, उसको नोटिस तौर भेज दिया तो उस डिफेंडेंट के पास जो है वो 30 डेज का टाइम होता है। 30 डेज के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो और अपनी अपीयरेंस जाहिर करे। Shall within 3 days presentation of plaint sent to each defendant by the registered post acknowledgement due to courier services by both notices of suit together with a copy of a plaint, copy of schedule referred at subsection 2 of section 5, copies of documents in list of documents referred at subsection 3 the said sections। जैसे हमने पिछले सेक्शन में हमने बात की कि जो है जज जो है प्लेंट की डेट जो है वो 30 डेज से ज्यादा नहीं देगा, दिन 30 डेज देगा और 30 डेज के अंदर जो है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको फॉरवर्ड कर देने हैं लीगल नोटिस तौर, कोरियर तौर, सर्विसेज तौर, थ्रू वेरिफ आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे जिसमें जो आपने जो है वो प्लेन में लिखा है, डॉक्यूमेंट दिए हैं, विटनेसेस के नाम लिखे हैं, उनके फोटोकॉपी करवा के वो आप कोरियर में भेज देंगे ताकि उसको बाद में ये ना लगे कि मुझे जो है वो चीजें नहीं मिली। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 है एवरी समन्स issued under clause B or subsection A shall accompanied by a copy of plaint, copy of schedule referred in subsection 2 of subsection 3 and copies of document list of documents referred in subsection 3 and said sections
इसमें भी ये है कि जितनी आपने कॉपीज फॉरवर्ड कर दी हैं वो जो है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस जो हमने पिछले डिस्क्राइब किए हैं उनके तहत उनको समन्स इशू कर देंगे। सबसेक्शन 5 है सेक्शन 8 का, एवरी नोटिस इज कंप्लाइंट अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be served and expenses of plaintiff, postal charges of such services shall be deposited by the plaintiff at the time of filing of the plaint। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी ये प्लेंट तैयार कर रहे होते हैं और जितनी भी हम नोटिस सर्विसेज करते हैं तो उनकी जितनी भी चार्जेस है वो प्लेंटिफ पे करेगा और उनके जितने भी चार्जेस हैं वो सारी प्लेंटिफ का काम है। जब से प्लेंट बना रहा है तब से लेकर नोटिस तक वो सारी चार्जेस प्लेंटिफ पे करेगा। सेक्शन 6 है समन्स issued under clause B of subsection 1 issued served in the manner of provided the code of civil procedure 1908 order 5 rules 9 10 11 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 and 29 the cost of such summons should be assisted to paid of summons issued under the code of civil procedure के तहत जो ऑर्डर 5 रूल 9 है उसमें 9 से लेकर 29 तक जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो अप्लाई होंगे इस फैमिली कोर्ट में इश्यूज में। आप किस तरह से जो है वो इशू समन नोटिस करवाएंगे बेलिस के थ्रू, वो सारी चीजें इसमें जो है वो प्रोवाइडेड है।